The subject is managerial economics and the code is 102. Topic is exceptions of law of demand and the types of demand we will discuss in this video. So here first of all I wrote that the exception of law of demand. Yesterday we have discussed about the demand determinants in the previous videos and the things which is related to the law of demand, then why the demand curve slopes downwards and the reason of law of demand. And today we will discuss about the exceptions of law of demand. What is the meaning of exception? So exception का मतलब होता है अपवाद, कि किसी चीज के लिए जब कोई रूल या कोई प्रिंसिपल बनाया जाता है बट कुछ चीजें होती हैं जो कि क्या होती हैं उससे बाहर होती हैं, या वो उस प्रिंसिपल को या रूल को किन्हीं कारणों से फॉलो नहीं करती है, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सेप्शंस कहलाते हैं। कि जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, जो लॉ है, बट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं विच आर नॉट सुटेबल इनटू दैट things, into those laws, so that are known as the exceptions. और here we will discuss about the exceptions of law of demand. तो इसके पहले तो एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? कि if the price is increases then the demand is decreases and vice versa, है ना, कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और अगर क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड था। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा हुआ है इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस कैसे? कि इन पर्टिकुलर एक्सेप्शंस में अगर प्राइस बढ़ भी रही होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, घटती नहीं है। मतलब यहाँ पर ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। इन पर्टिकुलर केसेस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। मतलब वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस अगर कम होगी तो ही डिमांड बढ़ेगी, है ना, या डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स का क्या मतलब होता है? कि जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं जनरली उनकी प्राइस क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब सम कंज्यूमर, सम कस्टमर थॉट दैट इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई सो इट्स यूटिलिटी इज ग्रेटर, तो उसकी यूटिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इफ द प्राइस इज लो सो मे बी इट्स यूटिलिटी इज लो। कुछ लोग कुछ इस साइकोलॉजी पर चलते हैं कि जितनी महंगी चीज़ होगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर किसी प्रोडक्ट के, किसी कमोडिटी के रेट कम है दैट मीन्स कि उसकी यूटिलिटी भी कम है, मतलब वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट या इतना अच्छा गुड वो नहीं है। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स क्या कहता है? कि ये एक्सेप्शंस हो गया किस चीज़ का? लॉ ऑफ डिमांड का। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, वी ऑल नो दैट जो डायमंड की प्राइस होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो डायमंड की प्राइस ज़्यादा होने पर ऐसा होगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्या? नहीं। जो साइकोलॉजी होती है कस्टमर की वो क्या कहती है कि इफ द प्राइस ऑफ डायमंड इज हाई सो इट्स यूटिलिटी इज ऑल्सो हाई, उसकी यूटिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और कस्टमर उसको क्या करेगा? परचेस करेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि अगर डायमंड की प्राइस अगर कम हो गई तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं, जिन लोगों को डायमंड लेना है ऑल्दो इट्स कॉस्टली, वो अगर ज़्यादा कॉस्टली है भी स्टिल दे विल परचेज दैट, फिर भी वो उसको क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो जितने भी कॉन्स्पिशियस गुड्स होते हैं ऑल्दो द प्राइस ऑफ द गुड्स, द expensive goods, the price of the expensive goods will increase, so the demand will also increase because the psychological factor said that of the customer that are these products utility will be higher। ये साइकोलॉजी क्या कहती है कस्टमर की? कि इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस कॉन्स्पिशियस गुड में जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो फेल हो जाता है। इसमें ये बिल्कुल नहीं होता है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑल्दो डिमांड प्राइस ज़्यादा है फिर भी कस्टमर की डिमांड क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव और द कॉन्स्पिशियस गुड। नेक्स्ट इज द गिफन गुड्स। गिफन गुड्स, सो द पर्सन रॉबर्ट गिफन, है ना, he was very surprised when he found that the price of bread is increased, still the British workers will purchase those the more and more quantity of breads, है ना। जो रॉबर्ट
गिफन थे उन्होंने वो बड़े शॉक थे एक स्टडी में ये देखते हुए कि अगर ब्रेड की प्राइस में बढ़ रही थी, ब्रेड की अगर प्राइस बढ़ रही थी तो जितने भी ब्रिटिश वर्कर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेस कर रहे थे, जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड तो डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो इस कंडीशन में गिफन ने जब ये देखा और जब उन्होंने इस पर पता लगाया कि ऐसा क्या कारण है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी वर्कर्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि व्हेन द प्राइस इज increases of the bread, so the purchasing power of poor person is decreases। purchasing जो पावर होती है poor person की वो क्या हो गई, कम हो गई। तो जब उसकी purchasing पावर कम हुई तो उसने क्या करा कि वो जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा था मीट पर या अदर एक्सपेंसिव फूड पर, उसने उस खर्चे को कम करते हुए काय में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि ब्रेड पहले से एक चीपेस्ट प्रोडक्ट था, कम रेट वाला प्रोडक्ट था। तो अब वो उन मीट और अदर एक्सपेंसिव फूड पर खर्चा ना करते हुए किस पर खर्चा करने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा, और ब्रेड पर, कि ठीक है इतना महंगा फूड लेने की बजाय हम ब्रेड में ही क्या कर देते हैं, पर ब्रेड को ही हम परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन गुड्स इसीलिए कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल राइस एंड व्हीट, कि ऑल्दो कि व्हीट की प्राइस क्या हो जाती है, सपोज बढ़ भी जाती है और कस्टमर को लगता है कि व्हीट की प्राइस तो डे बाय डे बढ़ रही है, बट क्या वो व्हीट परचेस करने से रुकते हैं? नहीं, व्हीट गेहूं तो परचेस होता ही होता है। हो सकता है कि उसके कंपैरिजन में जो वो राइस परचेस कर रहे थे वो राइस की परचेसिंग कम कर दें, या जितनी मात्रा में वो चावल खरीद रहे थे उसको उसकी क्वांटिटी को क्या कर दे, कम कर दे। तो यहाँ पर अगेन गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, ये सेकंड एक्सेप्शन हो गया। हो सकता है कि गिवन गुड्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने को भी आ जाए, कई बार पेपर में शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं गिवन गुड्स के ऊपर। तो ये रॉबर्ट गिफन की स्टडी का एक रिजल्ट था कि किस तरीके से प्राइस बढ़ जाती है अगर प्रोडक्ट की तो भी डिमांड कम नहीं होती है, स्टिल पर्सन उसको क्या करते रहते हैं, परचेस करते रहते हैं। ये कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, इसीलिए इसको डिस्कस करने की जरूरत है इस टॉपिक को। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। देखिए होता क्या है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती जाती है, डे बाय डे बढ़ती जाती है, तो जो माइंडसेट होता है कस्टमर का वो क्या कहते हैं कि यार अभी प्राइस बढ़ रही है तो फ्यूचर में तो और इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो एट प्रेजेंट सिचुएशन, एट प्रेजेंट टाइम दे स्टिल इन्वेस्टिंग फॉर परचेसिंग दोज प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आज ही क्या कर रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या उसके लिए खर्चा कर रहे होते हैं, या उसकी क्वांटिटी को क्या, उसके जो डिमांडेड क्वांटिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं किसकी, कस्टमर की, किससे रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर तो क्या हो गया कि भाई जितनी प्राइस बढ़ती जा रही थी और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कस्टमर को क्या डर है कि अगर आज प्राइस इस प्रोडक्ट की बढ़ रही है, XYZ कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, तो फ्यूचर में तो इसकी प्राइस क्या होना है, वो बढ़ना ही है। तो वो आज ही बल्क में, है ना, ज़्यादा थोक में उस प्रोडक्ट को खरीद के रख लेते हैं। अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अगेन फेल हो गया। क्यों हो गया कि भाई प्राइस बढ़ रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड तो कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्वांटिटी कम होने की बजाय, डिमांड कम होने की बजाय, और बल्कि कस्टमर ने बल्क में ले लेकर सामान को रख लिया। तो दिस ऑल आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस मींस वेयर द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, मतलब जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो दिस इज द टॉपिक और पॉइंट्स which we have discussed under the exceptions of law of demand. After the exceptions of law of demand, we will discuss about the various types of types of demand. Here we will discuss about the types of demand. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप्स की क्या होती है, डिमांड होती है। या पहली जो डिमांड हो गई वो हो गई प्राइस डिमांड। सेकेंड हो गई आपकी इनकम डिमांड, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस डिमांड। इसके अलावा एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, जॉइंट डिमांड होता है, और डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड होता है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले
we will discuss about the price demand. Price demand क्या होती है? So as we all know कि if the price of product is increases, so the demand of particular product is decreases. किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्वांटिटी यहाँ पर हम प्राइस लेके चलेंगे और यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड लेके चलेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, आप देखिए किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर P है तो उसकी डिमांड क्या होगी, M होगी। अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, P से P1 हो जाती है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, और ज़्यादा कम हो जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये ही इसका जो फर्स्ट टाइप है प्राइस डिमांड का, तो यहाँ का जो स्लोप है डाउनवर्ड, जो हमने कल ही टॉपिक में डिस्कस किया था, जो डिमांड कर्व होता है वो हमारा लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ आता है। कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। M1 M2 इस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइस जो डिमांड है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इट इज M into द प्राइस डिमांड। सेकंड चलते हैं इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है कि अगर किसी कस्टमर की जो इनकम है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर हो गई इनकम और ये हो गई क्वांटिटी डिमांड। अगर किसी पर्सन की इनकम है आई, तो उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्या होगी, ओ, है ना। अब उस पर्सन की इनकम आई से बढ़कर क्या होगी, I1 होगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ओ से बढ़कर O1 हो जाएगी। और डिमांड बढ़ गई, I1 की जगह डिमांड क्या होगी, I2 होगी। तो अब वो जो क्वांटिटी डिमांड है वो और बढ़ जाएगी, M1 और M2, ठीक है। तो पर्टिकुलर जैसे जैसे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे क्या होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सॉरी इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही डिमांड भी क्या होती जाती है स्टूडेंट्स, बढ़ती जाती है। सीधी सी बात है कि अगर 10 रुपये थे तो पर्सन की जो परचेसिंग पावर है वो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग होगी। फिर इनकम अगर 10 से 20 हो गई तो परचेसिंग पावर बढ़ गई, फिर 30 हो गई तो और परचेसिंग पावर बढ़ गई। तो जो इनकम डिमांड होती है वो क्या कहती है, इफ द इनकम ऑफ अ कस्टमर इज इंक्रीजेस, सो द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इज आल्सो इंक्रीजेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड की बात जब भी होती है तो इट इज अबाउट द डिमांड विच इज रिलेटेड टू द सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सटीट्यूट गुड। कैसे कि जैसे अगर टी का जो प्राइस रेट है अगर वो बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो कॉफ़ी का रेट है वो अगर सेम है तो स्टूडेंट्स जो कस्टमर होगा दे विल प्रिफर टू कॉफ़ी, वो किसको प्रेफर करने लगेगा, कॉफ़ी को प्रेफर करने लगेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि सपोज आई परचेज द फाउंटेन पेन, अगर मैंने फाउंटेन पेन परचेज किया है तो द इंक इज नीडेड, इंक भी उसके साथ क्या होगी, जरूरी होगी। ये क्या हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया। सपोज आई परचेज द टेबल टेनिस खेलने के लिए मैंने अगर क्या करा है, टेबल टेनिस के लिए मैंने रैकेट परचेज किया है तो उसके साथ साथ मुझे बॉल की रिक्वायरमेंट भी लगने लगेगी। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन गुड्स का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट ना होते हुए इनडायरेक्ट होता है। कैसे कि अगर मैंने फाउंटेन पेन खरीदा तो मुझे इंक खरीदना ही है, अगर मैंने रैकेट्स खरीदे तो मुझे बॉल खरीदना ही है। टी का अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो आई विल गो फॉर कॉफ़ी। ये हो गए इसके क्या, कौन से गुड्स हो गए, substitute goods हो गए। तो these goods are came into the cross demand and these both curves are came into the cross demand because of the substitute goods and the complementary goods. These types of demand we have discussed, and now the next we will discuss about the demand which is known as the joint demand. Joint demand which
डिमांड्स आर एसोसिएट विच ईच अदर, जो डिमांड एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जिस तरह जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में पढ़ा, वही क्या होता है, जॉइंट डिमांड में कहीं ना कहीं रिलेट करता है। जॉइंट डिमांड को कैसे डिमांड को करता है कि सपोज इफ आई वांट टू राइट समथिंग, दैट मीन्स आई विल नीड फॉर द पेन, पेपर, इंक, ठीक है, फॉर राइटिंग पर्पस, कि एक दूसरे से चीजें क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती है, परस्पर होती है। कैसे कि जब भाई मुझे लिखने की जरूरत महसूस हुई तो मुझे पेन की जरूरत होगी, पेपर की जरूरत होगी, पेन में डलने वाली इंक की नीड मुझे होगी, तो ये क्या होगी, जॉइंट डिमांड होगी। प्लस सपोज आई वांट टू मेड अ बिल्डिंग, अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनाने की रिक्वायरमेंट है तो सीमेंट की जरूरत होगी, मुझे ईंट की जरूरत होगी, मुझे लैंड की जरूरत होगी, कैपिटल लेबर की जरूरत होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस ऑल थिंग्स विच आर कम फॉर फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ अ सिंगल थिंग इज नोन एज द जॉइंट डिमांड। उस डिमांड को हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिमांड कहते हैं, कि किसी एक काम के कंप्लीशन के लिए जब बहुत सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, नीडेड होते हैं, तो उस डिमांड को हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिमांड कहते हैं। जॉइंट डिमांड के बाद नेक्स्ट जो डिमांड होती है वो होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को समझ लीजिए। देखिए, हमको मालूम है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की क्या होती है, प्राइस इंक्रीज होती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिक्रीज होती है। इफ द डिमांड इज डिक्रीजेस इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एंड व्हेन द डिमांड इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, क्योंकि प्राइस में क्या आई है, कमी आई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एंड इफ द डिक्रीजेस इन डिमांड ड्यू टू द राइज इन प्राइस, सो इट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ डिमांड। Then we will discuss about the next topic, next type, that is direct demand and derived demand. So here what is the direct demand? Direct demand is those demand which is directly used for the single purpose और for the direct consumption। अगर हमको डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए किसी प्रोडक्ट की नीड होती है तो वो कौन सी डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड, या उसको हम ऑटोनोमस डिमांड भी कहते हैं। सपोज आई एम हंग्री एंड आई वांट टू ईट फूड, तो ये मेरी क्या हो गई, फूड में परचेस करूंगी, ये मेरी डायरेक्ट डिमांड हो गई। बट डिराइव डिमांड क्या होती है कि किसी दूसरे काम को पूरा करने के लिए अगर किसी प्राइमरी थिंग्स की नीड होती है तो दिस इज नोन एज द डिराइव्ड डिमांड। सपोज अगेन आई वांट टू गोइंग फॉर मार्केट, अगर मुझे मार्केट जाना है तो मार्केट जाने के लिए मुझे अगर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लग रही, कोई व्हीकल की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो वो मेरी क्या होगी, डिराइव डिमांड होगी। आई वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग, अगर मुझे कोई बिल्डिंग क्या करनी है, बनवानी है, और अगर मुझे उसके लिए सीमेंट की डिमांड लग रही है, तो ये सीमेंट मेरी क्या होगी, डिराइव डिमांड होगी। कि किसी एक
काम को पूरा करने के लिए, जब उसके सपोर्ट के लिए आपको दूसरे वस्तु की भी रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी कमोडिटी रिक्वायर्ड होती है, असेंशियली जरूरी अगर वो होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। तो दिस इज द ऑल द टाइप्स विच वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड। अब जो मैंने आपको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पढ़ाया था, उसको यहाँ पर एक बार आप ग्राफ के तौर पर समझ लीजिए, तो आपको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। कि देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, P है, और उसकी डिमांडेड यहाँ पर क्या है, M। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, OP है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, OM हो जाती है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस OP से बढ़कर क्या हो गई, OP1 हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, OM1 हो जाएगी। मतलब उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस P से घटकर P2 हो गई, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी। कहाँ से, OM से बढ़कर OM2 हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर फॉल आया हुआ है, इट इज द डाउनवर्ड फॉल। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉल है A से लेकर B तक का, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जब ये डिमांड ऊपर जाता है, ये इतना वाला पोर्शन हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और जहाँ पर डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई, तो A से लेकर C तक का पॉइंट, ये वाला कौन सा हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ द कर्व। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, P थी, तो उसकी डिमांड कितनी थी, OM थी। और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, प्राइस अगर बढ़ा, तो डिमांड कम हो गई, OM से कितनी हो गई, OM1 हो गई। और अगर डिमांड क्या हो गई, सॉरी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, OM से बढ़कर OM2 हो गई। तो ये वाला जो फॉल है AB, इट इज नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्यों, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, किसके साथ, प्राइस में कमी के साथ। और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो अपवर्ड कर्व है, इट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। व्हाई, बिकॉज इट इज डिक्रीजेस इन डिमांड ड्यू टू द राइज इन प्राइस। So this is the explanation with the help of demand curve of the extension in the contraction of demand. This is all the types of demand which we have discussed. So this topic is completed. Thank you.